गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम लोग का पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है, जॉर्ज पंचम की नाक। हमारा चैप्टर है कृतिका से, कृतिका भाग 2 से चैप्टर नंबर 2, पाठ संख्या 2, जॉर्ज पंचम की नाक। और उसका पार्ट 2 है पेज नंबर 13, पृष्ठ संख्या 13 है, पेज नंबर 13। ठीक है, उसमें लास्ट पैराग्राफ जो है वो है और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इस कहानी के अंतर्गत क्या आता है कि हमारा देश आजाद तो हो चुका था पर आज भी वो दिमागी तौर पर परतंत्र था। किसके अधीन था? वो अंग्रेजों के अधीन था दिमागी तौर पर। जैसे ही हमारे इंडिया के महकमे को पता चलता है कि रानी एलिजाबेथ नेपाल, पाकिस्तान और भारत के दौरे पर आ रही हैं, तो वैसे ही हमारे पूरे महकमे में, सरकारी तंत्र में हड़कंप मच जाता है कि उनका स्वागत कैसे होगा और अच्छे से अच्छी चीज़ उनके सामने वो प्रस्तुत की जाए। और जो हमारा दिल्ली है, दिल्ली को एकदम उसकी काया पलट कर दी गई। उसकी जो इमारतें थी उन्हें खूबसूरत तरीके से सजा दिया गया और जो सड़कें थी उनके गड्ढों को भरकर एकदम सही कर दिया गया। ठीक है, और रानी एलिजाबेथ का जो भी खबरें वहाँ के अखबारों में, इंग्लैंड के अखबारों में छपती थी, वो सीधे खबरें वैसी की वैसी हमारे भारतीय अखबारों में भी छप जाती थी। तो इसमें यहाँ पर बोला गया है कि शंख वहां पर बज रहा था, इंग्लैंड में बज रहा था और गूंज भारत तक आ रही थी। ठीक, तो इस तरीके की कहानी है कि उनके कौन कौन बावर्ची उनके साथ आएंगे, उनका दर्जी उनके लिए कैसी पोशाक बनाएगा, ये सब खबरें हमारे भारत में एकदम सबको, जितने नागरिक हैं वो सब अखबारों में पढ़ रहे थे। इसमें क्या होता है, अचानक जॉर्ज पंचम की लाट पे से उनकी नाक गायब हो जाती है। तो जैसे ही उनकी नाक गायब होती है और सरकारी तंत्र को पता चलता है तो एकदम हड़कंप मच जाता है और बोला जाता है कि किसी भी तरीके से रानी एलिजाबेथ के आने से पहले वो नाक लग जानी चाहिए। ठीक, तो जब ये ऑर्डर दिया जाता है कि नाक लग जानी चाहिए तो पूरा महकमा एक मूर्तिकार को कहता है कि नई दिल्ली में आकर पेश हो। फिर मूर्तिकार आता है जिसको पैसों की जरूरत है, वो अच्छा मूर्तिकार है तो वो बोलता है कि आप लोग परेशान मत होइए, नाक लग जाएगी, पर आप लोग मुझे ये बता दीजिए कि इसकी जो नाक के लिए जो पत्थर लाया गया था वो ये कब बनी थी मूर्ति और उसके लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। फिर उसके बाद, सॉरी क्षितिज, कुछ बोल रहे हो? यस, विदेशी था। तो ये बोला जाता है, पूरे महकमे को क्या कहा जाता है कि भैया ढूंढो। तो एक क्लर्क को बुलाया जाता है। वो क्लर्क बिल्कुल कांपता हुआ आता है क्योंकि उसकी नौकरी का सवाल है। उससे कहा जाता है कि सारी फाइलें खोलो और देखो कि इसका पत्थर कहाँ से लाया गया। तो बेचारा क्लर्क जाता है, सारी फाइलें खोजता है, अपना पूरा दिन दिन व्यतीत करता है, लेकिन उसको आके कहता है, ऐसा लगता है सारी फाइलें जो है उन सारी जो दस्तावेज है उनको निगल निगल गई है। उनके पेज चीर कर देखता है, यहाँ पर पूरे जो वाक्य है इसमें व्यंग किया गया है कि फाइलों के पेज को चीर कर देखा गया लेकिन कुछ पता नहीं चला। तो फिर उसके बाद वो आता है वापस लौटकर कहता है मुझे अभी तक नहीं पता चला, ऐसा लगता है कि सारी फाइलें इस बात को हजम कर गई हैं, पता नहीं चला कि कहाँ से पत्थर आया। फिर पूरी एक कमेटी गठित की जाती है पुरातत्व विभाग की और उनसे कहा जाता है खोजो कि ये पत्थर कहाँ से आया है। सब फाइलों को खोज डालते हैं लेकिन अंत में क्या बोलते हैं मुंह लटकाकर कि ये जो पत्थर है ये भारत का है ही नहीं है, तो पत्थर विदेशी पत्थर इसमें यूज किया गया है, प्रयोग में लाया गया है। अब सब और परेशान हो जाते हैं। फिर उसके बाद ये जो मूर्तिकार है कहता है आप लोग परेशान मत होइए, मेरे पास एक और नया आइडिया है, लेकिन ये बात अखबारों तक नहीं जानी चाहिए। तो फटाफट सारे जो महकमा है वो लग जाता है कि ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। और वो मूर्तिकार से पूछाता है बताओ तुम्हारा क्या आइडिया। तो बोलता है कि हमारे देश में बहुत से स्वतंत्रता सेनानी, शहीद, हमारे राजनेता, इनकी मूर्तियां हैं। तो उनमें से मैं किसी की पूरा इंडिया जाकर, भारत जाकर मैं देखता हूँ कि इसकी नाक हम इसके जॉर्ज पंचम की नाक से मेल खा रही है, मैं उसकी नाक ले आता हूँ और आके लगा देता हूँ। तो पहले तो थोड़े से परेशान होता है पूरा जो कमेटी होती है, लेकिन उसके बाद वो लोग भी तैयार हो जाते हैं, मतलब अपनी नाक कटाने को अपने
नेताओं की नाक कटाने को तैयार हो जाते हैं, अपने शहीदों की नाक कटाने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन चाहते हैं कि वो जॉर्ज पंचम की नाक लग जाए। अब आता है आपका पार्ट 2, देखिए सब लोग लास्ट पैराग्राफ ध्यान देंगे। क्या होता है, और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। अब सब लोग अपनी अपनी किताबों में ध्यान देंगे और मैं किसी से भी बोल सकती हूँ पढ़ने के लिए, ठीक है। और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह मुंबई पहुंचा। सबसे पहले वो दिल्ली से कहाँ पहुंचा? मुंबई। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कांव सजी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। उसके बाद कहाँ गया? मुंबई से सीधा गुजरात की ओर भागा। गुजरात में जाकर उसने गांधी जी की, सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल, महादेवी देसाई की मूर्तियों को परखा और फिर उसके बाद वो गया गुजरात के बाद बंगाल की ओर चला। गुरुदेव, रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा। नाप जोक की और बिहार की तरफ चला। उसके बाद वो गया बिहार की तरफ, ठीक है। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय के लाटों के पास गया। घबराहट से वह उसके बाद मद्रास पहुंचा। सत्यमूर्ति को देखा जो मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों को दौरा करते हुए पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय और भगत सिंह के लाटों के भी से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा और अपनी मुश्किल बयां की। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर आया, सब मूर्तियां देख आया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की नाक, इस नाक से जॉर्ज पंचम की नाक से सबकी नाक बड़ी निकली। मतलब हमारे जितने भी शहीद थे, जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, और ये सब मूर्तियां जो थी, इनकी नाक उस जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी ही निकली। मतलब हमारी नाक उनसे ऊंची थी, हमारी बड़ी थी, लेकिन और हम किसके पीछे पड़े हुए थे कि हम अपनी नाक कटा देंगे, लेकिन उसकी नाक हमें बचा के रखनी है। क्यों बचा के रखनी है? तो यहाँ पर यही सवाल किया गया है। उसको कोई नाक नहीं मिली, पूरा हिंदुस्तान वो घूम के आ गया मूर्तिकार, उसको कोई नाक नहीं मिली जॉर्ज पंचम की लाट पर लगाने के लिए, ठीक है। ये सुनकर सब हताश हो गए और झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने ढांढस बताते हुए आगे कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं, शायद बच्चों की नाक ही फिट हो जाए। यह सोचकर वहां भी पहुंचा। उन सब बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती हैं। अब बताइए मैं क्या करूं? अब वो उसने क्या सुझाव दिया? उसने कहा कि ऐसा करते हैं, आप लोग परेशान मत होइए। कहाँ है? बिहार में सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में जो शहीद बच्चे हुए थे उनकी भी मूर्तियां हैं। तो क्योंकि छोटी नाक चाहिए हमें, तो मैं जाके उन बच्चों की मूर्तियों की नाक देख लेता हूँ, उसमें से कोई होती तो मैं फिट कर देता हूँ। जाके उसने वो भी नापी, लेकिन वो बच्चों की नाक भी क्या निकली? बड़ी निकली। जॉर्ज पंचम की नाक से, मतलब हमारे हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे की नाक, उनकी नाक से क्या है? बड़ी है। हमारी नाक छोटी नहीं है, लेकिन हम क्या समझे पड़े थे, क्योंकि हमारी जो सोच थी, हमारे महकमे की जो सोच थी उस टाइम, वो बहुत ही आधीन थी, पराधीन थी, कि सोचते थे कि वो हमसे बड़े हैं, ठीक। अब उनकी तो मुश्किल और बढ़ गई। अब बताएं मैं क्या करूं? कोई नाक फिट नहीं बैठी, ठीक है। राजधानी में राजधानी में सब तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया, रोगन लगाया गया था, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक ही नहीं थी। बात फिर बड़े हुक्कामों तक पहुंची। बड़ी खलबली मची, ठीक है। बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम की नाक न लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब, यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात है। अब यहाँ पर पहले तो एक छोटे महकमे में ही ये बात थी कि भाई जॉर्ज पंचम की नाक नहीं है, उस पर नाक का इंतजाम किया जा रहा है, हमारा मूर्तिकार है वो सब कर लेगा। लेकिन जब ये बात पता चली कि नाक का इंतजाम हो ही नहीं पाया है, सारे पहाड़ देख लिए गए, हिंदुस्तान के सारी मूर्तियां देख ली गई, यहाँ तक कि शहीद बच्चों की मूर्तियां तक देख ली गई, लेकिन नाक ना मिल पाई। तो हमारे पास सब कुछ था, लेकिन नाक नहीं थी। राजधानी में सारी तैयारियां, राजधानी हमारी जो दिल्ली है, उसमें सारी तैयारियां हो चुकी थी रानी एलिजाबेथ के आने की। जो जॉर्ज पंचम की लाट थी उसको मलमल कर नहला दिया गया था, जो धूल मिट्टी थी उस पर से साफ कर दी गई थी, रोगन लगाया गया, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। और उसके बाद जब ये सब कुछ बिल्कुल डेट पास आने लगे, वो दिन पास आने लगा, तो ये बात सीधा कहाँ पहुंची? बड़े और बड़े नेताओं के पास और बड़े हुक्कामों के पास ये बात पहुंची।
बड़ी खलबली मची जॉर्ज पंचम की नाक ना लग पाने के, और मतलब अगर नाक नहीं लग पाए तो रानी के स्वागत का क्या मतलब है। वो लोग ये सोचने लगे यह तो अपनी नाक कटाने जैसा है, मतलब हम यहाँ तैयारी तो पूरी कर रहे हैं लेकिन भाई जॉर्ज पंचम की लाट की नाक ही नहीं है, तो ऐसा लगता है जैसे हम अपनी नाक कटाने जा रहे हैं। अब यहाँ पे ये तक बात आ जाती है। आप लोगों ने भी ये चीज नोटिस की होगी बेटा, कल मैंने बताया था कि जब कोई बड़ा नेता हमारे लखनऊ में आने वाला होता है तो अचानक सब चीजें एकदम बदलने लगती हैं। अब जैसे स्वच्छ भारत अभियान जो चल रहा था, सबने नोटिस किया होगा ये चीज। तो जब हमारे लखनऊ का नंबर आता है, उसको लोग जब आते हैं उसका निरीक्षण करने के लिए, तो अचानक सब चीजें बहुत सुंदर हो जाती हैं, लाइट्स लग जाती हैं, और लाइट्स भी ऐसी लगती हैं कि देखने लायक होती हैं। गोमती नगर का साइड तो बहुत ही खूबसूरत कर दिया जाता है कि वहां उन्हें जाना होता है निरीक्षण करने के लिए। हाँ, और पेड़ पौधे जो गमले लगा दिए जाते हैं, पॉट्स लगा दिए जाते हैं कि हाँ भाई दिखे कि हमारा लखनऊ ग्रीन है। ये सब चीजें अचानक ही होने लगती हैं। तो यही सब कुछ तब भी हुआ था, मतलब ये अभी नई बात नहीं है ये सब कुछ होने की, तब से होता चला आ रहा है। तब भी जब पता चला रानी एलिजाबेथ आ रही हैं तो दिखावे के लिए सब चीजें बहुत ही खूबसूरत कर दी गई कि उनको लगे कि हमारा हिंदुस्तान कितना खूबसूरत है, जबकि हिंदुस्तान सच में है खूबसूरत, नो डाउट खूबसूरत है। लेकिन जो अब जो हाल है, जैसे दिल्ली ले ले, लखनऊ ले ले, जो इनका हाल बना दिया गया है पॉल्यूशन से, और पेड़ काट काट के, ग्रीनरी तो बची नहीं है। तो क्या किया जाता है, जब कोई आता है तो नकली ग्रीनरी बिल्कुल ऐसे सजा दिया जाता है कि उन्हें लगे कि हमारा हमारा भी लखनऊ हरियाली उसमें भरी हुई है, दिल्ली हमारा ग्रीन है। तो इस तरीके की बातें की जाती हैं। अब क्या होता है इसके बाद, जब भाई नाक तो मिल नहीं पाई, अब होता है लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। मूर्तिकार के बारे में बोला जा रहा है कि वो भाई पैसे से लाचार था, उसको पैसा तो चाहिए था। अगर वो मूर्ति पे नाक नहीं लगा पाता तो उसका वो पैसा नहीं मिलता ये काम करने के लिए, तो उसे पैसा तो चाहिए था। तो वो हार मानने वालों में से नहीं था, वो लास्ट मोमेंट तक, लास्ट अपनी कोशिश करते रहना चाहता था कि किसी तरीके से नाक लग जाए। एक अंगेज क्या होता है बेटा, बहुत चौंका देने वाला, मतलब बहुत ही ज्यादा आश्चर्यजनक कर देने वाला। हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौन था, और उसने पहली शर्त दोहराई। तो उसके पास एक और नया आइडिया, लेकिन वो बहुत ही चौंका देने वाला था। तो उसने क्या बोला, उसने अपनी पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। क्योंकि नाक लगाना एकदम जरूरी है, इसलिए मेरी राय है 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। आप बताइए, उनका आप आइडिया देखिए। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर पत्थर की नाक नहीं मिली तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक और आइडिया नया दे रहा हूँ, लेकिन ये बात भी बाहर नहीं जानी चाहिए। तो फिर वही होता है, सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और उनकी बात को सुना जाता है। ठीक, तो वो कहते हैं कि हमारे यहाँ 40 करोड़ की आबादी है, आप ऐसा कीजिए इसमें से कोई जिंदा नाक काट कर लगा देता हूं मैं। ठीक, जिंदा नाक का क्या मतलब है, कोई मनुष्य की नाक यहाँ पर लाकर मैं लगा देता हूँ। ठीक है, बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। सब लोग, जितने लोग थे जो परेशान हो रहे थे, कुछ 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 बोल रहे होंगे, सब एकदम शांत हो गए, सन्नाटा वहां पे छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया और फिर बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं, यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाजत चाहिए। तो क्योंकि सब शांत हो गए, उन सबको शांत देख के मूर्तिकार थोड़ा परेशान हो गया कि कहीं ये लोग मना ना कर दे, कहीं ये लोग ये ना बोले कि नहीं नहीं कोई जिंदा नाक नहीं लगनी है, छोड़ो इस बात को। मूर्तिकार ने ये सोचा। फिर उसने कहा, आप लोग परेशान क्यों होते हैं, ये बात मेरे पर छोड़ दीजिए कि किसकी नाक लगनी है किसकी नहीं लगनी है। आप तो बस मुझे आदेश दीजिए, मुझे आपका आदेश चाहिए और उसको पूरा मैं करूंगा, आप लोग परेशान मत होइए। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाजत दे दी गई। आप बताइए कि कहाँ पत्थर की मूर्ति, और उसकी मूर्ति जिसने एक समय पर हिंदुस्तान के ऊपर राज किया था, जिन लोगों ने हम लोगों को गुलाम बनाकर रखा था, उसकी मूर्ति के लिए आज हम लोग, वो लोग इस बात तक आ गए थे, यहाँ तक नीचे आ गए थे
कि किसी की जिंदा नाक लाकर उस मूर्ति पर लगा दी जाए। ठीक है, इजाजत भी दे दी गई। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाले जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लग गई है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया। सबकी उसकी रबाब निकाली गई और ताज़ा पानी डाल दिया गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूख ना पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। यह सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही, मतलब बिल्कुल शांति के साथ चल रही थी। बताया नहीं गया था कि सच में जिंदा नाक लगने वाली है। ठीक है, भीतर भीतर चल रही थी। आरानी के आने का दिन नजदीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से और कुछ मदद मांगी वह उसे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक खास के दिन ये हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। और वह दिन आया, जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। अब ये देखिए कि भैया मान गए, हाँ जिंदा नाक लगा दी जाए। सब अखबारों में सिर्फ इतना छपा, कहाँ तो अभी तक अपनी बड़ाइयां छप रही थी और रानी एलिजाबेथ की छोटी छोटी बात छप रही थी, लेकिन हिंदुस्तान की इतनी बड़ी बात की जिंदा नाक लगाने के लिए हिंदुस्तान तैयार हो गया, ये बात नहीं छपी। सिर्फ इतना छपा कि हाँ भाई जॉर्ज पंचम की नाक लगाई जा रही है। सब आसपास का एरिया, उस लाट के आसपास का एरिया जो था, जगह साफ कर दी गई। जो पास का तालाब था उसको सुखाकर उसके जो काई वगैरह थी सब कुछ साफ कर दिया गया। उसमें अच्छा साफ पानी भर दिया गया। क्यों? क्योंकि जो नाक जो जिंदा नाक लगने वाली थी वो सूखे नहीं। ठीक है, इसलिए ये सब सफाइयां हो गई, अच्छा साफ पानी भर दिया गया। और मूर्तिकार जो था वो परेशान ये सोचकर था कि मैंने आइडिया तो दे दिया है, ठीक है, अब मैं इसको पूरा कैसे करूं। अनंत फिलिप, ये कुछ बच्चे अब इस टाइम पे क्लास अटेंड कर रहे हैं जब आधा क्लास खत्म हो चुका है। तो मैं अभी सब बच्चों को बता दूं, जो टाइम आप लोग के क्लास का है उसके 5 मिनट बाद तक सिर्फ मैं बच्चों को अब आने दूंगी क्लास में। इतना ध्यान रखिए सब लोग। अभी तक क्लास में सिर्फ आ ही रहे हैं बच्चे। ठीक है, अब क्या था, सब सारी तैयारी हो गई। अब जो मूर्तिकार था वो परेशान हो गया कि मैंने आइडिया दे तो दिया है, इसको पूरा कैसे करूं। फिर उसने कमेटी से जाकर मदद मांगी। हाँ, और वो मदद उसको दी गई। अब उसने क्या मदद मांगी? उसने मदद मांगी कि मेरे को जिंदा नाक नहीं मिल रही है, तो मेरी मदद की जाए। अब आप लोगों के दिमाग में एक प्रश्न आ रहा है कि जिंदा किसकी नाक लगाई गई होगी? किस हाँ, किसकी नाक लगाई गई हो, कोई बताएगा मुझे? नो। अब मैं बताती हूँ किसकी नाक लगाई गई थी। तो अगर आप इसको डिटेल में, इसके ऊपर भी एक बहुत डिटेल में कहानी है, अगर वो पढ़ोगे, इसमें तो नहीं है लेकिन हम बता रहे हैं कि उसने क्या मदद मांगी थी कि मुझे जेल में जो कैदी हैं उनसे मिलने दिया जाए। जेल के जो कैदी हैं उनसे मिलने दिया जाए और मैं उनकी नाक, क्योंकि अगर किसी को मृत्यु दंड मिला होगा या ऐसी कोई होगी कि जिसको जेल में रहना है, मैं उसकी नाक काट के ले आता हूँ। ठीक है, और उसको वो इजाजत मिल गई थी। अब आप देखिए, एक कैदी था जिसके अंदर, मतलब वो जेल में तो था लेकिन उसके अंदर कूट कूट कर देश के प्रति प्रेम भरा हुआ था। उसके अंदर देश के प्रति प्रेम था। उसने जैसे ही सुना कि अब देश की नाक का सवाल है तो उसने अपने आप को सौंप दिया मूर्तिकार को। उसने कहा आप मेरी नाक ले लो पर मेरे देश की नाक बचा लो। तो किसने नाक दी थी? एक किसने दी थी? एक कैदी ने। सोचिए, इतना बड़ा महकमा था, इतने राजनेता थे, सबने हाँ तो कर दी कि भाई एक जिंदा नाक लिया। ये नहीं सोचा कि जिंदा नाक आएगी कहाँ से। ठीक है, तो एक कैदी ने अपनी नाक देकर हमारे हिंदुस्तान की नाक को उस टाइम पे बचाया था। तो अब बताते हैं कि मूर्तिकार ने जब महकमे से, जो उनकी कमेटी थी, उनसे फिर मदद मांगी, उनको वो मदद दी गई। तो मदद यही थी कि वो जेल में जाकर कैदियों से बात करें। और एक कैदी ने अपनी नाक को समर्पित कर दिया अपने देश के लिए। वह दिन आया, जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। सब अखबारों में खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। तो यहाँ पर बता दिया गया, न्यूज़पेपर में ये आ गया कि ऐसा लगता है
कि जो नाक तो ऐसी लग चुकी है, लेकिन वो ऐसा लगता है कि वो जिंदा नाक है, जबकि अखबार वालों को ये नहीं बताया गया था कि जिंदा नाक लगाई जा रही है। तो वो लोग अपनी अपनी अटकलें लगा रहे थे, कह रहे हैं वो नाक ऐसा पत्थर की तो कहीं से नहीं लग रही है, वो ऐसा लगता है जैसे जिंदा नाक लगा दी गई है। ठीक है, लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी, उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने फीता भी नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा भी नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था। अब ये पता चला जैसे ही कि हमारे देश में क्या किया गया, एक जॉर्ज पंचम की नाक को बचाने के लिए जिंदा नाक लगा दी गई है, तो उस दिन कोई भी समारोह नहीं हुआ था। जबकि आप लोग अब तो देखने में आप लोग को आता होगा कि अब अभी गुजरात में बहुत बड़ी मूर्ति बनाई गई है। किसकी बनाई गई है, कौन बताएगा? हाँ, तो वो जब बनी थी तो पूरे हिंदुस्तान में एकदम हर तरफ वही खबर छाई हुई थी, न्यूज़ में भी आ रहा था, न्यूज़पेपर में भी छप रहा था, और सारे नेता भी वहां जा रहे थे कि कितना बड़ा स्टैचू बना है। ठीक है, और जब आप लखनऊ में भी देखते होंगे, आए दिन आजकल आता रहता है कि यहाँ पे कोई मूर्ति बन गई, उसका उद्घाटन इसने किया, ये गेस्ट आए थे। ऐसा उस दिन कुछ भी नहीं हुआ था, चारों तरफ सन्नाटा छा गया था उस वक्त हिंदुस्तान में। पूरे दिल्ली के अखबारों में एक सन्नाटे की लहर दौड़ गई थी। क्यों? क्योंकि एक जिंदा नाक उनको लगता था लगाई गई है। किसी का स्वागत नहीं हुआ, किसी को फूल मालाएं नहीं दी गई, किसी का फोटो नहीं छपा अखबार में, वो रिबन नहीं काटे गए, और स्टेशन पे जब कोई नेता वेता आता है तो उनका स्वागत बड़े जोर शोर से किया जाता है, हवाई अड्डे पे उनका स्वागत किया जाता है। ऐसा कुछ भी उस दिन नहीं हुआ था, सब एकदम शांत पड़ गए थे, सबको ये बात खराब लगी थी। ये अखबार, सब अखबार खाली थे, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, और वह भी बुध के लिए। तो उस दिन सब एकदम सन्नाटे में हो गया था, सब परेशान हो गए थे, अखबार सब खाली थे, नाक चाहिए थी, वो भी बुध की। उसके लिए क्या किया आपने? एक जिंदा नाक लगा दी आपने, एक अपने देशवासी को उस नाक के लिए क्या कर दिया? समर्पित कर दिया। ठीक है, उसको उसको आप लोगों ने ये नहीं सोचा कि हम किसके लिए अपनी नाक कटवाने को तैयार है, उनके लिए जो ब्रिटिश शासन ने हमारे ऊपर राज किया है। तो यहाँ पर यही है। अब मुझे बताओ वन बाय वन, ये सबको कहानी समझ में आ गई? एनी प्रॉब्लम बेटा? ठीक है, तो ये इसमें जो प्रश्न उत्तर है पीछे बेटा सब लोग देखिए, अभ्यास पुस्तिका, अभ्यास पुस्तिका। ठीक है, मंडे को TT1 हो TT2 हो, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि TT2 में भी आई थिंक आप, TT1 में भी आप लोगों का है मंडे को। अब आप लोगों का नेक्स्ट टर्न कब है? अगर TT1 होता है तो ट्यूसडे को है, नहीं थर्सडे को है, थर्सडे को है आप लोग का। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को इसके पीछे जो लिखे हैं एक बार सब लोग देख लीजिए। सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी मानसिकता को दर्शाती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? इसको आप लोगों को अपनी कॉपी में नहीं करना है, मैं आपको क्लास में ये प्रश्न समझा दूंगी, क्योंकि इतना ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न ये नहीं है। लेकिन इसको हाँ आप लोग समझ लीजिएगा कि अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो इसको आप लोग कर ले। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 आप लोग को कॉपी में करना है। प्रश्न नंबर 3 ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। नई दिल्ली के काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे? ठीक है, फिर आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे, खान पान संबंधी आदतों के वर्णन का दौर चल पड़ा है। इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आप क्या विचार रखते हैं? ठीक है, ये आप लोगों को अपनी कॉपी में करना है, इसमें अपने विचार व्यक्त करने हैं, आप क्या सोचते हैं। फिर है प्रश्न नंबर 5, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए? ये भी बेटा कई बार आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है और लॉन्ग में भी ये आ जाता है। ठीक है, आपको इसको देखना है।
फिर उसके बाद है प्रश्न नंबर 6, आपको नहीं करना है कॉपी में, लेकिन मैं क्लास में आपको समझा दूंगी। फिर उसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 है, नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का घोतक है, यह बात पूरी व्यंग रचना के किस तरह उभर कर आई है, लिखिए। ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 8, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहां तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करता है। ठीक है। अखबारों में जिंदा नाक लगने की खबर को किस तरह प्रस्तुत किया गया, ये आपको कॉपी में नहीं करना है, ये मैं आप लोगों को क्लास में ही समझा दूंगी, इसको भी कॉपी में नहीं करना है। ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 10 आप लोगों को कॉपी में करना है, नई दिल्ली में सब था सिर्फ नाक नहीं थी, इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। नई दिल्ली में सब था सिर्फ नाक नहीं थी, इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। और फिर प्रश्न नंबर 11, जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे। ये भी शॉर्ट आंसर है, इसको आप लोग कॉपी में कर लीजिएगा, बहुत छोटा सा इसका आंसर है। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये आप लोगों को जो क्लास में समझा, मैं आप लोगों को सारे आंसर दूंगी, बट जो कॉपी में करने हैं वो जो मैंने बताए हैं वही आप लोग कॉपी में करेंगे। इज इट क्लियर? क्षितेज, प्रिया? यस बेटा, प्रिया? बेटा इसमें लास्ट में अभी बताया नहीं गई है, इसमें सिर्फ जॉर्ज पंचम की नाक के ऊपर था, रानी तो इंडिया आई थी बेटा, जो रियलिटी में रानी इंडिया आई थी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्योंकि पार्ट का नाम जॉर्ज पंचम की नाक है, तो इंडिया में उससे पहले क्या क्या खलबली मची थी उसके बारे में यहाँ बताया गया है। ठीक है, इस पार्ट में। ठीक, तो ये पार्ट अब आप सबको समझ में आ गया है। इसके बाद अगर कोई भी परेशानी होती है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और एक चीज सब बच्चे ध्यान रखिएगा, अभी सब क्लास में है तो मैं बता देती हूँ कि जब मैंने आप लोगों को परमिशन दी है कि एग्जाम से पहले आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं जो भी परेशानी हो, तो प्लीज बेटा ये मत किया करिए कि नेक्स्ट एग्जाम है 9 o'clock से अगर स्टार्ट है या 10 o'clock से स्टार्ट है, तो रात को आप लोग 10 से 11 बजे मुझे मैसेज करना स्टार्ट करते हैं। एग्जाम से एक रात पहले, मतलब रात में बिल्कुल, और वो भी मिडनाइट एक तरीके से, जब 11 बजे आप लोग मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको आंसर किस टाइम करूंगी और आप लोग पढ़ेंगे किस टाइम। तो ऐसा मत किया करिए, पहले से देख लीजिए करिए कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, एक दिन पहले पूछा कीजिए, दोपहर तक पूछ लीजिए, शाम तक, लेकिन आधी रात 11 बजे 12 बजे तक मुझे मैसेज आते हैं कि मैम व्याकरण में ये कैसे होगा, मैम व्याकरण में वो कैसे होगा, तो ये सब नहीं किया करिए। ठीक है, पहले से अपनी प्रॉब्लम को लिख के रखिए और मुझसे पूछते रहिए। ओके, बाय बाय क्लास, गॉड ब्लेस यू बेटा, बाय बेटा।